हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग एक नया चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो हमारा न्यू टॉपिक है वे क्या है, प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो प्रकाश का अपवर्तन है वह क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, कहने का मतलब कि हमने अभी तक परावर्तन के बारे में पढ़ा है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन किसमें होता है, जो हमारा कांच हो या कोई दर्पण हो, ये क्या है, हमारा दर्पण है। और प्रकाश जब आती है, यानी कि प्रकाश की किरणें जब आती है, पुनः उसी माध्यम में लौट करके क्या हो जाती है, चले जाती है, उसी माध्यम में लौट करके चले जाती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन आज हम इससे थोड़ा हट करके पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो ये प्रकाश का अपवर्तन कब होगा, इस बात को आपको समझना है। तो देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन होगा ये कब होगा, तो जो हमारा माध्यम है, माध्यम करने का मतलब कि मान करके चलिए ये हमारा एक कांच का क्या है, टुकड़ा है। थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं। कांच का क्या है, एक टुकड़ा है, ये हमारा कांच का टुकड़ा है। यदि ये हमारा दर्पण होता तो ये इस पे जाकर के पुनः परावर्तित हो जाती, लेकिन ये हमारा क्या है, एक कांच का टुकड़ा है या एक शीशा है। जो हमारा शीशा जो लंबा प्रकार का होता है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का शीशा है। तो ये जो शीशा है, तो इसमें क्या होगा कि जब लाइट आएगी, यानी कि किरण आएगी, प्रकाश आएगी, तो ये क्या होगी कि इस माध्यम में, यानी कि ये हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा क्या है, माध्यम 1 है, और ये हमारा क्या है, माध्यम 2 है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो इधर भी इंटर करेगी, दूसरे माध्यम में भी क्या करेगी, इंटर करेगी। तो जब दूसरे माध्यम में इंटर करेगी तो ये पूरा सीधे के सीधे नहीं चले जाएगी, ये पूरा इस प्रकार से सीधा नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा, कुछ चेंज होगा, यानी कि उसमें डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब कि या तो ये इससे नीचे करके चले जाएगी या आपको इससे ऊपर होकर के चले जाएगी। यानी कि ये क्या होगा, हमारा जो प्रकाश था इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, इसमें या तो नीचे चले जाएगी या तो इस प्रकार से जाएगी। यानी कि ये दो प्रकार हो सकता है, या थोड़ा सा मुड़ जाएगा। और इसी के कारण आपको कभी कभी जो आप जो है पेंसिल लेकर के एक पानी के गिलास में, सॉरी, एक कांच वाले गिलास में जिसमें पानी भरा हो, और उसमें आप यदि पेंसिल रखोगे तो वे आपको टेढ़ा नजर आएगा। तो वे क्यों नज़र आता है टेढ़ा हमें, इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है और किस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं, और इसके बारे में क्या क्या हमारा नया नया थ्योरम है। तो चलते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे, इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसके बारे में टोटल डिफिनेशन के साथ। तो अब जो है हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं, और इसके डिफिनेशन को मैंने आपके सामने में रखा है, और डिफिनेशन को अच्छे से समझते हैं ताकि हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो एक माध्यम, एक मिनट, ये जो आपका है माध्यम 1 है, और ये आपका क्या है, ये दूसरा माध्यम, ये आपका दूसरा माध्यम, यानी कि दूसरा माध्यम हमारा किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा माध्यम नीचे हो गया, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, माध्यम 2 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि मान करके चलो ये जो हमने रखा है, ये एक कांच का टुकड़ा या उसी प्रकार से कुछ ऐसा चीज रखा गया है, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 हो गया। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है तो कैसी प्रवेश करेगी, मान करके चलो एक माध्यम से इस प्रकार से प्रकाश की किरण आई, और दूसरे माध्यम, यानी कि अब इस माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जब प्रवेश करेगी तो क्या होगा,
क्या हो सकता है, तो प्रवेश करेगी तो ये इस प्रकार से आएगा। थोड़ा सा और तिरछा यदि बना देंगे तो एक अच्छा सा समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए थोड़ा सा और तिरछा बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसे आपको जाना चाहिए इसकी किरण। तो कह रहा है कि माध्यम 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि यहाँ माध्यम 1 है, ये माध्यम 1 है, अब इस दूसरे में जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। अब वेग में क्यों परिवर्तन होता है, तो देखिए यदि हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि हम सड़क पे जाए तो हमारा जो वेग होगा वे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे ही हम पानी में चले जाए तो क्या हम पानी में भी उतना तेज़ दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे और हम गिर जाएंगे। तो थोड़ा सा दूर, थोड़ा 1-2 डेग तो मार ही लेंगे, ठीक है ना, और हमारे वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। या दूसरी बात आप समझ लीजिए कि कोई पानी की धारा उधर से आ रही है और नाव क्या हो रहा है, उधर जा रही है, तो वेग में क्या हो जाएगा, उसको दूर ढकेलेगी तो वेग में तो परिवर्तन होगा। तो वही चीज़ है इसमें भी कि जब ये दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगी तो इसकी किरण में, इसके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। तो वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है मतलब ये जो इसका पहले पथ बना हुआ था, इसके जाने का रास्ता बना हुआ था, इससे ये क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मतलब विचलित होने का मतलब कि दूर हट जाता है, उधर नहीं जाकर के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे चले जाता है। तो आगे देखते हैं, वास्तविक पथ से विचलित होती है अर्थात अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभिलंब बनाना है। तो हम अभिलंब बनाते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि अभिलंब किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो पहला वाला केस जब दूर हटेगा तो क्या हो गया, तो ये तो हमारा मेन पथ था इसका, और अभिलंब हमारा इधर है, इससे दूर हटेगा। तो दूर जब हटेगा तो ये इस प्रकार, इतना ज़्यादा नहीं, ये कह सकते हैं ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अभिलंब से या तो ये दूर हटेगा या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि हमारा अभिलंब इधर है, यही वाला जो जा रहा था या तो दूर हट जाएगा अभिलंब से या अभिलंब की ओर ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, देख रहे हैं ना, ये अभिलंब की ओर झुक गया, ये चीज़ होगा इसमें। यानी कि ये जो किरण जा रही थी अब जो है ये अपने रास्ते से झुक जाएगी, अपने रास्ते को परिवर्तित कर लेगी, जिसके कारण आपको पेंसिल कभी कभी पानी में, कांच के पानी में क्या नज़र आता है, टेढ़ा नज़र आता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि ये जो किरण था ये विचलित हो गया और विचलित होने के बाद ये क्या हो गया, एक बार अभिलंब से दूर हट गया और एक बार क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया। तो इसका जो है हम लोग टोटल नाम लिख देते हैं, सारी चीज़ों को लिख देते हैं और आप टोटल नोट कर लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि जब कोई किरण आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये जो उसका रास्ता था, इस रास्ता से ये भटक जाता है। भटकने के बाद क्या हो सकता है, 2 कंडीशन होगा। एक कंडीशन में या तो ये जो हमारा हम अभिलंब डालेंगे इससे दूर हट जाएगा, या हम जो ये अभिलंब डाले हैं इसकी ओर चले आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन था और इसके सारे पार्ट्स को हम लिख देते हैं और आप नोट कर लीजिए। तो एक बार जो है सारे बातों को एक बार नोट करवा देता हूं। तो सबसे पहली बात, ये हमारा जो था इससे ऊपर ये वाला पूरा भाग क्या था, माध्यम 1 और नीचे वाला माध्यम 2 हो गया। उसके बाद हमने जो ये किरण भेजा ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। कौन सा किरण है, आपतित किरण। और हमने इस पे जो लंब डाला ये हमारा क्या था, लंब हमने डाला था। और यहाँ पे जो बिंदु हमारा है जहाँ पे सारी घटनाएं घट रही है ये हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु। और ये हमारा है पृथ्वीकारी पृष्ठ, ये जो भाग है ये हमारा है पृथ्वीकारी पृष्ठ। उसके बाद आपका ये है आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि ये जो हमारा आपतन बिंदु है उस पर अभिलंब। और हमने
एंगल आई और एंगल आर लिया, तो एंगल आर क्या है, अपवर्तित तथा अभिलंब के मध्य कोण, अपवर्तित किरण, यानी कि ये हमारा कौन सा किरण है, आपतित किरण, और ये हमारा क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। हम वहां पे परिवर्तित कह रहे थे, यानी कि परावर्तन बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्तित बोल रहे हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपवर्तित मतलब कि कुछ न कुछ दूसरे वाले में चला गया, यानी कि दूसरे में वे अपवर्तित हो रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो अपवर्तित किरण, ये जो अपवर्तित किरण हो रही है, तथा अभिलंब के मध्य जो कोण होता है वे हमारा क्या होता है, एंगल आर होता है। और एंगल आई क्या होता है, जो आपतित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है, इसके मध्य जो कोण होता है वे हमारा कहलाता है एंगल आई। ठीक है, तो ये आपका टोटल सारा चीज हो चुका है और आपको, हमें उम्मीद है कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं स्नेल के नियम के बारे में, और हम लोग अब स्नेल का नियम पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग अपवर्तन के नियम के बारे में देखेंगे कि अपवर्तन का नियम हमारा क्या कहता है। तो देखिए, अपवर्तन का नियम हमारा क्या कहता है कि जो हमारा प्रकाश के, यानी कि अपवर्तन का जो नियम होता है, जो हमारा पहला नियम होता है, उसका कहना है कि साइन आई बटा साइन आर जो हम लेते हैं वे हमेशा क्या होता है, स्थिरांक होता है। यानी कि जो अपवर्तनांक होता है वे क्या होता है, हमारा स्थिरांक होता है। ठीक है, स्थिरांक कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट क्या होता है इसको समझिए। कहने का मतलब, मान करके चलिए, अच्छे से समझना कि ये हमारा एक मीडियम है ना, ये हमारा एक मीडियम है। इसमें हमने जो है 2-3 प्रकार से ये ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मीडियम ये है M1, एक हमारा मीडियम है M2, एक हमारा मीडियम है M1 और दूसरा हमारा कौन सा है, M2 है। तो जब हम प्रकाश की किरणें भेजेंगे, ठीक है, या कोई किरणें जाएंगी, तो जितना ये आई है, ठीक है, ये जो जाएगा, जो हमारा आई है, उतने से ये हमारा क्या हो जाएगा, उतने से ये हमारा मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आर हो जाएगा। यदि हम इतने पे मोड़ के भेजे इसमें, तो इसके तो इसी तरह से जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इधर जाएगा तो ये इतना एंगल बनाएगा। यदि हम इस प्रकार से भेजे तो ये जो एंगल हमारा है, ठीक है, ये जो एंगल अब हमारा बना, यहाँ भी हमारा क्या होगा, एंगल जो है इसके साथ ये ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में हम जब भी क्या करते हैं कि जितने से हम क्या कर रहे हैं, जितने एंगल से हम जो किरण भेज रहे हैं उधर दूसरे मीडियम में भी वे किरण उतने से दूर हटेगी या उतने से ही नज़दीक आएगी। यानी कि सीधी सी बात यहाँ पे आप समझो इस बात को कि ये कह रहा है कि जो हमारी जिया हो गई, जिया कहने का मतलब कि साइन आई बटा साइन आर, और आई हमारा क्या है, एंगल है। तो साइन आई कहने का मतलब साइन आई, तो साइन आई कहा जा रहा है। तो साइन आई क्या, तो साइन आई मतलब साइन 30 मान करके, तो साइन आई मतलब साइन ये हमारा यदि 30 होगा तो यह हमारा आर भी क्या हो जाएगा, साइन 30 ही होगा। यानी कि ये हमेशा आपका क्या होगा, स्थिरांक होगा। हमेशा क्या होगा आपका, ये स्थिरांक होगा। यानी कि जितनी हमारी आपतित किरण होगी, एंगल होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, अपवर्तन पे भी उतना ही एंगल बनेगा। तो ये इस नियम हमारा क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता। तो अब इसमें डिफिनीशन से आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, यदि अभी तक आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है। कहा जा रहा है स्नेल के नियम में प्रकाश के एक निश्चित वर्ण व माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया, यानी कि आपतन कोण, ये हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण है। तो इसकी जिया, जिया मतलब साइन आई, साइन आई कहने का मतलब साइन जितना हमारा एंगल है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो भी है, कि जिया वो अपवर्तन कोण का जिया। अपवर्तन कोण मतलब ये जो हमारा एंगल आर है, ठीक है, कि जिया का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होगा जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि इस दोनों का हम जो अनुपात निकालेंगे तो वे हमेशा हमारा क्या होगा, वे हमेशा हमारा स्थिरांक होगा। स्थिरांक कहने का मतलब कांस्टेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उसे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका 1 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो ये आप याद कर लीजिए कि प्रकाश के एक निश्चित वर्ण व माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया मतलब आपतन कोण की जिया यानी कि साइन आई, और दूसरा हमारा है
अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण मतलब साइन आर। तो ये दोनों जो इस दोनों का जब हम अनुपात लेंगे तो ये हमेशा हमारा क्या होगा, हमेशा हमारा स्थिरांक होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब कि इसका मतलब ये हुआ ना कि sin 30 ऊपर है तो नीचे भी हमारा sin 30 होगा, यानी कि दोनों जो है ये हमारा क्या होगा, i जो हमारा है हमेशा ये i के बराबर r होगा। तो यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन का जो है नियम है, ये हमारा पहला नियम है। और दूसरे नियम पे चलते हैं और दूसरे नियम को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे नियम पे कि दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। तो देखिए दूसरा नियम कहता है, पर दूसरा नियम जो है, तो अब जो है अपवर्तन के नियम में हम दूसरा जो पढ़ेंगे वे हमारा क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु तीनों जो है, मतलब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों का तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमारा क्या होता है, एक ही तल पे होता है, एक ही तल में होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये दूसरा नियम है। अब जो है कुछ चीज़ों को लिखना हम सीखेंगे और आगे जो है हमें कुछ और बातों को समझना है। अब जो है हम लोग अपवर्तनांक लिखने के लिए सीखेंगे और इससे कुछ चीज़ों को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक जो है हमारा हम किस प्रकार से लिखते हैं ये सीखिए आप लोग। तो सबसे पहले बात है कि यदि आपको n21 लिखा हुआ है, तो ये जो n21 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, n21 का मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, जो हमारा पहले है, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। यानी कि यदि n21 लिखा है तो कह रहा है माध्यम 2 का अपवर्तनांक। हम किसका अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, इसका अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा n21 इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसे जो लिखा जाएगा यानी कि अपवर्तनांक है, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अपवर्तनांक करने का मतलब n21 है तो वह माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी कि इस माध्यम से, पहले वाले माध्यम से जब किरण आई दूसरे माध्यम में तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो उसका अपवर्तनांक जो है माध्यम 1 के सापेक्ष हम देखेंगे। माध्यम 1 के सापेक्ष करने का मतलब इसमें यदि उसका वेग जितना था तो इसमें कितना ये चेंज हो करके हो गया, तो ये हमें चेंज या पता करना है अपवर्तनांक। तो n21 जो होगा ये क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, यानी कि इसमें जो प्रकाश की चाल थी बटे में दूसरे माध्यम में जब हम आ रहे हैं तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी हो गई। समझिए इस बात को, कह रहा है कि n21 यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल थी यदि हम माध्यम 2 से यानी कि उसके चाल, प्रकाश की चाल से डिवाइड कर दे तो हमें क्या निकलेगा, तो हमें निकलेगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें हमें अपवर्तनांक का पता करना है। अपवर्तनांक करने का मतलब कि मान करके चलिए कोई हमारी किरण आ रही है इसमें, ठीक है, पहली बात, दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरी बात, तीसरी बात, जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसके वेग में परिवर्तन होगा। हम लोग सभी ये बात जो पढ़ चुके हैं कि इसके वेग में परिवर्तन होगा, उसके कारण ये 2 घटनाएं होती है। तो ये 2 घटनाएं हो रही है। तो जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो हम लिख रहे हैं कि n21 करने का मतलब क्या है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम इसका अपवर्तनांक, ये जो किरण आई इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 1 के सापेक्ष यानी कि इसका जो अपवर्तनांक था इसके सापेक्ष में इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, तो ये हमारा होता है n21 इक्वल टू होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी होगी, बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, ये हमारा क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है।
यानी कि माध्यम 1 में जो चाल थी बटे में हम माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को डिवाइड कर देंगे तो हमें माध्यम 2 का क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या होगा, N21 की बात हम लोगों ने कर ली। अब जो है N12 की बात करते हैं। तो N12, तो देखिए N12 को हम क्या लिखेंगे, हमारा पहले कौन है, तो माध्यम, पहले हमारा कौन है, तो 1 है, तो हम लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम अपवर्तनांक माध्यम किसके सापेक्ष, बाद में हमारा कौन है, 2 है, तो माध्यम 2 के सापेक्ष, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना होगा। तो सेम टू सेम यही बात है, तो हम लिखेंगे 1 2 इक्वल टू माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, क्या लिखेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा V2 बटे V1, ये हमारा क्या हो जाएगा, V2 बटे V1। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब चलते हैं तीसरा हम लेते हैं। तो तीसरा जो है, तो हम लोगों ने क्या देखा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, उसके बाद माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, N1 लिखा हुआ है। तो ये जो N1 है और इसके आगे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष। अब तो सापेक्ष यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, जब यहाँ पे कुछ ना हो तो सीधा सा बात हम लिख देंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो निर्वात के सापेक्ष कहने का मतलब यानी कि माध्यम हमारा अब क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। तो माध्यम जो हमारा निर्वात हो जाएगा तो हम कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में हो जाएगा हमारा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, C, और आपको माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हमने कितना माना है, V1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि N1 के बारे में हमने निकाला। अब N2 की बात करते हैं कि N2 कैसे होगा। तो चलिए N2 जो है, N2, अब यदि N2 लिख दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, माध्यम, ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। और क्या होगा N2, मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है। तो निर्वात के सापेक्ष यदि कह रहा है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, ये बट्टे में हो जाएगा N2 दिया हुआ है, यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल,
माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे जो हम लिखेंगे ये लिख सकते हैं C/V2। ये इक्वेशन 4 हो गया और ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है। इस 4 इक्वेशन को इक्वेट करके एक नया चीज़ हम निकालेंगे और देखते हैं क्या हमारा नया चीज़ निकलता है। तो अब जो है हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 डिवाइडेड 4, यानी कि इस दोनों इक्वेशन को हम जब डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है? N1। ठीक है, और इजकल टू हमारा क्या है? इजकल टू हमारा है C/V1, और बटे में ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से चलिए, तो बटे में हमारा है अब N2, तो N2 लेते हैं और ये माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? C/V2। C/V2, तो ये हमारा हो जाएगा N1/N2 इजकल टू C/V1 C/V2। तो हम यहाँ से N1/N2 इजकल टू क्या लिख सकते हैं? तो N1/N2 जो हम लिखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं C/V1, और देखिए यहाँ पे C/V1 और फिर आपका टोटल है यानी कि भागा है C/V2, तो इसको हम लिखेंगे तो C/V1 गुना V2/C। तो C से C हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C से C कैंसिल हो जाएगा, तो V2/C से C कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका N1/N2 इजकल टू V2/V1। ये आपका क्या आ रहा है? N1/N2 इजकल टू V2/V1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम N1/N2 इजकल टू V2/V1 कर रहे हैं, और इस इक्वेशन में खोजिए कि कहीं हमारा क्या ऐसा कहीं बराबर है। तो देखिए यहाँ पे V2/V1 है ना, तो V2/V1 क्या है? इजकल टू हमारा है N12। क्या है? N12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N1/N2 इजकल टू V2/V1 इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं? N1। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी कि V2/V1 है, N1/N2 है। तो जब N1/N2 और V2/V1 है तो यहाँ पे एक बात देखिए कि इसमें कहाँ पे हमारा V2/V1 है? तो इस इक्वेशन में है, और ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? ये V2/V1 जो है ये हमारा कहलाता है N12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन कौन इक्वेशन से? इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि V2/V1 इजकल टू हमारा क्या होगा? N1/N2। और इसी को और हम यदि लिखे तो N1/N2 को हम क्या लिख सकते हैं? N1/N2 को हम लिख सकते हैं N12। क्या लिख सकते हैं? N12। ये आपका निकल करके आ रहा है। तो देखिए आप ये बात समझ गए होंगे कि V2/V1 होगा तो हम क्या लिखेंगे? N12। और यदि हमारा N12 होगा तो इसमें N1 ऊपर चला गया और 2 हमारा कहाँ चला गया? नीचे चला गया। और जब वेलोसिटी में इसको रिलेट करेंगे तो 1 हमारा कहाँ चला गया? नीचे चला गया। पहले वाला नीचे और बाद वाला ऊपर, और इसमें क्या हो रहा है? पहले वाला ऊपर और बाद वाला नीचे। तो वेलोसिटी में उल्टा हो जाता है, यानी कि वेग में ये उल्टा हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो हमने अभी तक जो है इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ तक आए हैं। तो अब एक बार हम सारे इक्वेशन को एक जगह पे लिखते हैं और जो हमारा बाकी पार्ट है उसको पूरा करते हैं। तो चलते हैं आगे दोस्तों। तो अब हम लोग जो है इससे पहले हमने क्या किया? इक्वेशन 3/4 किया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन हमने सारा इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के सामने। इक्वेशन 4/3 यदि करें तो इक्वेशन 4/3 यदि हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए इक्वेशन 4 हमारा क्या है? इक्वेशन 4/3। तो 4 हमारा क्या है आप लोगों को मालूम है? तो 4 यानी कि N2/N1 इजकल टू N2 कितना है? C/V2 और N1 कितना है? C/V1। तो अब जो है ये N2/N1 हमारा क्या हो जाएगा?
तो N2 बटे N1 हमारा हो जाएगा C, ये आपका क्या हो जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा और V2 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है ना। तो ये आपका जस्ट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था V2 बटे V1 और N1 बटे N2 V2 बटे V1, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, N2 बटे N1 इक्वल टू V1 बटे V2, ये हमारा निकल करके आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं और इसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 का जो है, ठीक है, यानी कि N21 का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि 2 का जो अपवर्तनांक है 1 के सापेक्ष कितना होगा, N2 बटे N1 होगा, और यहाँ पे 1 का जो अपवर्तनांक है ये 2 के सापेक्ष कितना होगा, N1 बटे N2 होगा, और यहाँ से 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष क्या होगा, V2 बटे V1, और यहाँ पे आपको 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, N2 बटे N1, या कह सकते हैं V1 बटे V2। तो इसको हम लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखते हैं, तो आपके सामने मैं लिख रहा हूं और एक बार समझाता हूं और स्नेल के नियम के फिगर को भी बताता हूं। तो चलिए, अभी तक हमने आपके सामने बहुत सारा डेरिवेशन किया, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, N1 के बारे में हमने पढ़ा कि N1 हमारा क्या होगा। तो मैंने बताया कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक होगा किसके निरपेक्ष में, तो ये जो है माध्यम 1 का जो है अपवर्तनांक होगा आपको, ठीक है। तो N1 हो जाएगा माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कि मैंने आपको बताया C बटे V1 होगा, और N2 जो होगा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक C बटे V2, मैंने आपको ये चीज़ बताया है। अब चलिए, यदि हमारा N1 ज़्यादा होगा, यदि हमारा N1 ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि ये हमारा V1 क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब N1 माध्यम 1 में यदि N1 ज़्यादा होगा, 1 का जो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो उसकी वेग क्या होगी, कम होगी। और इसमें यदि हमारा मान करके चलिए वेग कम होगा, तो उसमें इसमें यदि अपवर्तनांक हमारा कम होगा तो वेग हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि यदि N1 ज़्यादा होगा N2 से, यदि N1 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, V1 हमारा कम होगा किससे, यदि N2 हमारा क्या होगा, कम होगा, तो V2 हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से N1 जब हमारा, यानी कि जब हमारा अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा वेग कम होगा। और जब हमारा अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब इस वाले केस को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम, यानी कि जब अपवर्तनांक ज़्यादा हो, जब अपवर्तनांक ज़्यादा हो और आपका वेग कम हो, तो उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। और जब हमारा अपवर्तनांक कम हो और वेग क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। इसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, यानी कि जो अपवर्तनांक होता है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपको मालूम हो चुका है कि उसके वेग पे डिपेंड करता है, और वेग के कारण अपवर्तनांक दोनों का क्या है, रिलेशन उल्टा है। तो मान करके चलिए एक हम मीडियम लेते हैं, इस प्रकार से दो कुछ चीज़ हम ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि कोई किरण इस पे आपतित करते हैं, इस पे भी कोई किरण हम भेज रहे हैं, और इस वाले केस में हम क्या बोल रहे हैं कि N1 हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और N2 हमारा क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, यानी कि N1 हमारा ज़्यादा होगा N2 से। तो जब N1 ज़्यादा होगा, तो N1 जब ज़्यादा हमारा होगा तो ये वाला जो माध्यम हमारा है, पहला माध्यम हमारा सघन हो जाएगा और नीचे वाला माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला माध्यम विरल हो जाएगा। और यहाँ से जब प्रकाश आएगी तो ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में आप लोगों को मालूम है कि वे क्या करती है, ये आपको ऐसा मुड़ करके जाता प्रतीत होगा, लेकिन ये उससे नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि इस वाले से ये दूर हटती नज़र आएगी। तो यहाँ पे जो है एंगल आई आपका है, ये एंगल आर से क्या हो जाएगा, यही एंगल आई जो है ये एंगल आर से छोटा बन जाएगा, है ना। यानी कि आर जो है आपका क्या हो जाएगा, आई से, ये आर है तो आर जो है आई से क्या होगा, बड़ा होगा इस केस में। अब इस केस में जब हम कहेंगे कि N2 छोटा है N1 से, यानी कि N2 छोटा है N1 से, N2 छोटा है तो N2 छोटा है, तो ये हमारा किधर है, विरल माध्यम में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। यानी कि इसमें ऊपर हमारा क्या होगा, विरल माध्यम होगा और नीचे हमारा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जब N2 हमारा क्या होगा, N2 हमारा कम होगा तो पहला जो माध्यम है वे हमारा विरल होगा और नीचे वाला माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो प्रकाश की किरण आएगी तो ये तो मान के हमें ऐसा प्रतीत होता जाते हुए, लेकिन ये सघन माध्यम में इधर झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आई था ये एंगल आर से हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल आई हमारा एंगल आर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इजकल टू, साइन आई बटे साइन आर इजकल टू N21। N21 क्यों कहेंगे, क्योंकि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, सॉरी हम इसका अपवर्तनांक जो है इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं और इसमें जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, हो सकता है नज़र यहाँ नहीं आ रहा होगा, तो साइन आई बटे साइन आर। तो हम किस माध्यम की बात कर रहे हैं, माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, तो ये हमारा माध्यम 2 का हम निकाल रहे हैं। तो माध्यम 2 का निकाल रहे हैं तो किस माध्यम के, माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा N2 बटे N1 और ये भी हो जाएगा N2 बटे N1। तो एक बात समझ लीजिए, सीधी सी बात, मैं इतनी जो बातों को समझा रहा था, यदि हमारा कोई पूछ दे कि यदि हमारा जो एंगल आई है वे यदि ज़्यादा कम होगा तो माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। ठीक है, सॉरी, यदि N1 ज़्यादा होगा N2 से, N1 ज़्यादा होगा N2 से, तो उस केस में R क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा I से, R क्या हो जाएगा, I से ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, V1 जो है कम हो जाएगा V2 से। अब इसमें देखिए, यदि N2 ज़्यादा हो जाएगा तो N2 जब हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो N2 यदि N1 से ज़्यादा हो जाए तो इसमें आपका पहला वाला हमारा क्या है, विरल हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है I बड़ा हो जाएगा किससे, R से, और दूसरा जो है V1 जो है आपको V1 हो जाएगा आपको V1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटली हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब जो है आगे की क्लास में और कुछ सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एक बार पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्या होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम, यानी कि जब हमारा क्या होगा, V1 कम होगा N1 ज़्यादा होगा, यानी कि N1 ज़्यादा होगा और V1 कम होगा, सघन माध्यम। यदि हमारा N2 क्या होगा, N2 हमारा कम होगा और V2 हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा।
और इस वाले केस में हमारा एंगल किस प्रकार से होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और सघन माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम में दूर हटता है और सघन माध्यम में ये नज़दीक आता है। तो ये टोटल आपको प्रकाश का अपवर्तन खत्म होता है। अब आगे के क्लास में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।